जब मैंने अपने वियतनाम की ट्रिप बुक करी थी तो मुझे लगा मैं एक सस्ती साउथ ईस्ट एशियन डेस्टिनेशन जा रहा हूँ जहाँ खाना सस्ता है, शॉपिंग सस्ती है, फ्लाइट सस्ती हैं और हाँ, आइसिंग ऑन द केक क्या है कि भाई वहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ खिंच जाती है। बस मेरे दिमाग में इतना ही था और 99% जाने वाले वियतनाम टूरिस्ट के दिमाग में भी बस ऐसा ही होता है, ख़ास तौर से वो जो इंडिया से जाते हैं, क्योंकि हम जैसे मैंने वियतनाम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करा था, हम सब भी उसको वैसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज वियतनाम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। इस ट्रिप के बाद मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है, चलिए इसको जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जॉदी चैनल पे, आप सबका स्वागत है। देखो, मैं पिछले 7-8 दिनों से वियतनाम में अपने फैमिली के साथ में घूम रहा था। इस चक्कर में वीडियोस पोस्ट नहीं हो पाए, तो एक सीरीज शुरू हुई है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वियतनाम वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैं थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर और इन आसपास के देशों में घूम चुका हूँ, तो जहाँ तक उम्मीद होती है, जो एक्सपेक्ट करते हो वही होता है। वियतनाम में माई एक्सपेक्टेशन वॉज समथिंग एल्स, जो मिला वो बहुत ही अलग था। क्या था ये वीडियो, उसके बारे में ही, और क्या हमें वियतनाम जाना चाहिए, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वियतनाम में मेरा पहला जो सरप्राइज डेस्टिनेशन था ना, वो ना हालोंग था, ना हानोई था, ना से दानांग था। इनमें से कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, बट वो था वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, ग्रैब को ग्रैब करते हो, ग्रैब वहाँ की एक टैक्सी है, तो बेसिकली ग्रैब को आप ग्रैब करते हो, एंड देन आपको पहला शॉक मिलता है कि भाई ये रोड तो बहुत साफ है। जहाँ की करेंसी, वहाँ का 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी में 360 रुपए के बराबर है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही होती है कि भाई ऐसा कुछ खास होगा नहीं। बट जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, देन यू रियलाइज कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा साफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही नेक्स्ट लेवल के, और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो हैं जो टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। ट्रैफिक ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइज था और सारी चीज़ें टूरिस्ट के फेवर में थी। मतलब पूरी रोड खाली पड़ी है, बट मेरा टैक्सी ड्राइवर अगर उसको लेन चेंज करनी है, वो बंदा इंडिकेटर दे के लेन चेंज कर रहा था। मैंने कहा पीछे कोई नहीं है। कहता सर रूल्स आर रूल्स। एज एन इंडियन मेरे लिए तो बहुत सरप्राइज था। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे समझ में आई और जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य करती है कि देखो, कुछ जगह होती हैं जो टूरिस्ट को ना ऐसे हाथ खोल के वेलकम करते हैं कि आप टूरिस्ट हो, सर आंखों पर। वियतनाम एक्चुअली में वैसा ही है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो नेचुरली बहुत खूबसूरत होती हैं और वहाँ का टूरिज्म अपने आप ही आ जाता है। अगर आप वियतनाम को ध्यान से देखोगे, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको ये समझ में आएगा वियतनाम में हर चीज़ को कॉन्शियसली करा गया है। अगर आज की डेट में ग्लोबल टूरिज्म पे वियतनाम अपना मार्क छोड़ रहा है और बहुत जल्दी ये बहुत ऊपर चला जाएगा टूरिज्म के मामले में, तो उसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो वियतनाम गवर्नमेंट ने करी है। हर चीज़ को बहुत ही कॉन्शियसली प्लान करा गया और टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो, जैसे ही वियतनाम में मेरे 1-2 दिन हो गए थे, एक वर्ड मेरे दिमाग में आया था विच इज कॉल्ड इंस्टाग्रामेबल। आपने सुना होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना था, मेरा वर्ड नहीं है सो ऑब्वियसली। बट वियतनाम इज एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज इंस्टाग्रामेबल। हर चीज़ को इतना सोच समझ के बनाया गया है। वियतनाम में कहीं पे भी खड़े होकर फोटो खिंचा लो, वो फोटो बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि हर लैंडमार्क को, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हिसाब से बनाया गया है कि वो खूबसूरत दिखना ही दिखना चाहिए। और इसके पीछे एक कॉन्शियस अप्रोच है वहाँ के गवर्नमेंट का, जिसके लिए हैट्स ऑफ टू देम। भाई बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन लोगों ने। अगर आप आज से 20-25 साल पहले किसी को वियतनाम के बारे में पूछते हो ना, इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोगों को जो थोड़े सीनियर सिटीजन है, उनको वियतनाम पूछो तो क्या आता है? वियतनाम वॉर याद आती है। किसके बीच हुई थी हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, यूएस ने वियतनाम वॉर के ऊपर इतनी मूवीज बना रखी है कि हम सबको सिर्फ वियतनाम वॉर ही समझ में आता है। बट अगर आज की डेट में आप किसी को पूछो वियतनाम, भाई वो जगह के नाम बताएगा, वो कॉफ़ी के फ्लेवर्स बताएगा, और वो टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है वो इसके बारे में बताएगा। पिछले 20-25 सालों में वियतनामीज गवर्नमेंट ने इसको कहते हैं ना 360 चेंज करा है। जो चीज़ें कभी पहले सिर्फ वियतनाम वॉर की वजह से जानी जाती थी, आज की डेट में वो वर्ल्ड में अपने टूरिज्म की वजह से जानी जाती है। ये चेंज करना बहुत इंस्पायरिंग था। मुझे इनकी हिस्ट्री पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि यार किस तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ों को चेंज करा और अपने फेवर में उसको लेके आए। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है वियतनाम गवर्नमेंट के लिए और वियतनाम टूरिज्म के लिए। जिन्होंने जितना बढ़ के काम करा है ना, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आप कभी इसके बारे में पढ़ना आराम।
अब देखो मैं इस वीडियो में ट्रिप की बात नहीं करने वाला, वो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने वियतनाम में 3 शहर अच्छे से एक्सप्लोर करे। एक हानोई, एक आपका होइयान, एक हालोंग बे और चौथा आपका डानांग। ठीक है, इनमें से 3 की जगह आप 4 कह सकते हो, क्योंकि शहर 3 ही है, एक तो जगह है अलग सी। अब अगर मैं डानांग की बात सबसे पहले करूँ, डानांग मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कुछ भाई। मेरी हालोंग बे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, मेरी होयान से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इनके बारे में हर कोई बात करता है। डानांग जो कि वहाँ का एक सिटी है विच इज़ एज गुड एज गुड़गांव, उसके बीच में से एक रिवर बहती है, इसका नाम है हान रिवर, हाँ सॉरी हान रिवर नाम है। और ये जगह इतनी पीसफुल है, मैं बताऊँ, आप यहाँ पे 1 हफ्ते बहुत आराम से रिलैक्स होकर तबीयत से काम भी कर सकते हो, और आप शहर का फ़ील और वाइब भी महसूस कर सकते हो। ये जगह उतनी शानदार है। डानंग को लेके मेरी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत कम थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एशिया की शायद टॉप 4-5 सिटीज़ में आज की डेट में बैठा हूँ, फ्यूचर की 4-5 टॉप सिटीज़ में बैठा हूँ। इतनी क्लीन रोड्स, इतनी साफ बीचेस और इतना बढ़िया वाइब और इतने वेलकमिंग लोग, ये 4 चीज़ें इतनी वहाँ पे अच्छी थी, जिनको देख के लगा कि आज की डेट में तो चलो लोग डानांग को जानते नहीं हैं, बट आज से 3-4-5 साल बाद डानांग एशिया के टॉप 4-5 सिटीज़ में होगा। हर चीज़ को लेके बहुत ही शानदार तरीके से प्लान करा गया है। अगर आप कभी वियतनाम का मैप देखो तो डानांग एक एक्चुअली एक ऐसे क्रॉसिंग पर है जहाँ पे रिवर भी है, और जो रिवर सीधे समुद्र में मिल रही है। भाई जो कैफ़ेज़ बनाए हैं डानांग में, ओए होए खतरनाक। दूसरा, डानांग में एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जो जिसकी वजह से पूरा डानांग आज की डेट में पूरा वियतनाम गोल्डन मतलब वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर आ गया, विच इज़ गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज के पीछे की कहानी है बाना हिल्स। अब अगर आप देखो, अगर आप इसको कहते हैं ना कंपेयर करो, इंडिया में एक राम मंदिर बना, ठीक है? राम मंदिर की अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट जो खर्च हुई है विच इज़ अराउंड $0.2 बिलियन, ठीक है? बाना हिल्स की टोटल कॉस्टिंग इज़ $2 बिलियन। तो आप सोचो, जितने में राम मंदिर बना है, ये उसका 20 गुना ज़्यादा खर्चा इन्होंने करा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर में, उसका 10 गुना ज़्यादा खर्चा करा है इन्होंने। तो खूबसूरती भी वैसी ही है, और मतलब इट इज़ वर्ल्ड बेस्ट चीज़, मतलब आपने ऐसी चीज़ देखी नहीं होगी, और वियतनाम में तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ होगी डानांग शहर के अंदर में, जो बहुत खूबसूरत है। तो डानांग बहुत ही अंडरडॉग है, आपको टूरिज्म के नाम पे आपको फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उस शहर में पहुंचते हो, मतलब क्या बढ़िया रिलैक्सिंग वाइब्स है, बहुत ही शानदार है। और फिर आता है होइयन। देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि वियतनाम का दिल, आप टूरिज्म का दिल किसको मानते हो, तो मैं कहूँगा होइयन। होइयन एक शहर ऐसा है जो मात्र 20-25 किलोमीटर पर है डानांग से, बट उसकी अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी उसकी ब्यूटी डानांग से एकदम उल्टा है। ये एक ऐसा शहर है जिसके अंदर में ना आपको कोई बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर मिलने वाले हैं, ना ही कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स मिलने वाली है, फिर भी ये शहर बहुत ही कमाल का है। 1999 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित करा था, और वियतनाम गवर्नमेंट ने अपना कल्चर और अपना हेरिटेज होइयान के अंदर में ऐसे समेट कर रखा हुआ है। और मज़े की बात क्या है, जो उनका कल्चर था, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया, और पूरा का पूरा आज आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होइयान का नाम नहीं जानते होंगे, बट अगर आप उनको होइयान के फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स दिखाओ, वो ये ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ, ये एक शहर है जो बहुत ब्यूटीफुल है, शायद वियतनाम में है। तो इस शहर का नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इंस्टाग्राम ने बहुत हेल्प करी, लेकिन होइयन इंस्टाग्राम से पहले भी पॉपुलर था, तो ये कहना बहुत गलत है कि इंस्टाग्राम की वजह से ही होइयन पॉपुलर हुआ। होइयन पहले से भी बहुत पॉपुलर था, इंस्टाग्राम ने जस्ट उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करी है। अब तक वियतनाम मेरे ख्याल से 2 या 3 वॉर से गुजर चुका है, लेकिन लकली लक बाई चांस आप कह लो, होइयान शहर पे उन वॉर का बहुत ज़्यादा कभी कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और जो उनका कल्चर था वो एकदम ऐसे समेट के उन्होंने वहीं पर रख दिया। लाखों टूरिस्ट आते हैं हर साल वहाँ पर। जो लैंटेन सिटी उन्होंने बनाई है, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने वहाँ पे क्रिएट करे, वो वर्ल्ड क्लास है। आप उसको जैसा कुछ और मिल भी नहीं सकता आपको। सो अगर आप कभी वियतनाम जा रहे हो, होइयन मिस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर आप आपके आइटिनरी में कभी ये नहीं है, होइयन को ज़रूर ऐड करना, ये वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देखो, अब बात करते हैं हालोंग बे की। कुछ चीज़ें देखो, मैं जनरली बताऊँ, वियतनाम जाने से पहले मैंने हालोंग के बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत वीडियोस देखी, मुझे पता था खूबसूरत है, बट
किसी चीज़ को जब आप ऐसे सामने से देखते हो ना, एंड देन यू से कि भाई फोटोग्राफ्स और कैमराज और डीएसएलआर जस्टिस कर ही नहीं पाते जो वहाँ पर है। जो वहाँ पे लाइमस्टोन के आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, जो केव्स हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब आप अपने क्रूज के डेक पे खड़े होते हैं ना, सो देन यू रियलाइज कि भाई जब आपको साइलेंस हिट करती है, दूर दूर तक आपको कुछ क्रूजर्स, कुछ शिप्स दिखाई देंगे और शांति दिखाई देगी, और आपको बहुत दूर तक सिर्फ समुद्र का पानी दिखाई देगा। वो पीसफुल जगह है। मैं वहाँ पे 2 दिन था, तो अगर आप कभी भी हालोंग बे जा रहे हो तो वहाँ पे मेक श्योर यू स्पेंड 1 नाइट एट हालोंग। बहुत सारे लोग जाते हैं जो सिर्फ डे क्रूज करके चले आते हैं, बट ट्रस्ट में उसकी खूबसूरती रात में और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा समझ में आती है, जब आपको हर तरफ प्योर शांति होती है। वो एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं ना कि शब्दों में बयां करना या फोटोग्राफ से बयां करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ लाइक 100% पीसफुल एंड शांत जगह, जो आपको एज अ टूरिस्ट बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। तो क्या वियतनाम वैसा था जैसा मैंने सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं एक बजट फ्रेंडली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहा हूँ, क्योंकि देखो हम एशियंस का क्या होता है, थोड़े से पैसे बचाते हैं तो हम दुबई, श्रीलंका, मालदीव्स महंगा है, देन थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सारी जगहों में चले जाते हैं। अब ये सारे बजट फ्रेंडली आते हैं, तो उम्मीद मेरी भी यही थी कि वियतनाम भी वैसे ही है, एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, जाएंगे थोड़ा बहुत घूमे घामेंगे चले आएंगे। बट जो मिला वो बहुत बिल्कुल था, बहुत अलग था। जो मिला वो एक ऐसा देश मिला, एक ऐसे लोग मिले जो टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करे हैं, जिन्होंने टूरिज्म पे पैसे खर्च करे हैं। और जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, देन यू फील एंड देन यू रियलाइज कि भाई जो आप सोच के आए थे ना, ये उससे बिल्कुल अलग है। और जो वहाँ का एक्सपीरियंसेस वो हर अपने एक एक टूरिस्ट को देते हैं ना, शायद यही रीज़न है कि हम एज एन इंडियन वियतनाम बहुत ज़्यादा जाते हैं, चाइनीज़ बहुत सारे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियंस बहुत सारे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करा और उन्होंने एक्सपीरियंसेस मेक श्योर करा है कि ये हर टूरिस्ट को वो कहते हैं ना ट्रांसफ़र करेंगे। जब आप वापस अपने घर जाते हो, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे जब वो फोटोग्राफ्स देते हो, वो एक्सपीरियंसेस आप एक्चुअली एक एक्सपीरियंस रिलीव करते हो। ये बहुत डिफरेंट है। इन 7 दिन के ट्रिप के बाद में ये समझ में आया कि वियतनाम जाना क्यों ज़रूरी है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये इस ट्रिप के बाद ही समझ में आया, जो एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन होना था, बट वो एक अल्ट्रा लग्जरी ट्रिप निकल के आ गया, क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंसेस की वजह से। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको वियतनाम के बारे में थोड़े और डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि क्या वियतनाम में क्या क्या करना चाहिए, खर्चा पानी कितना है, कैसे जा सकते हो। मैं वो डिटेल में उन सब की वीडियोस अलग से बनाऊंगा। बट ये वीडियो सिर्फ एक इस बारे में थी कि वियतनाम वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, इट वॉज समथिंग एल्स। जो मिला वो बहुत बढ़िया था, जो दिल में लेके गया था वो कुछ और था, जो दिल में वापस आया वो कुछ और था। बाकी जाओ जी की तरफ से साइनिंग ऑफ, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर, बाय दोस्तों।